देखिएगा, आज जो है हम कक्षा 9 में हैं। रसायन विज्ञान का दूसरा पार्ट जो है पढ़ेंगे। ये जो है कक्षा 9 का जो पार्ट तो एक ही है, लेकिन इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है। हमारे आसपास के पदार्थ वाला लेसन है, उसमें जो है हमने जो भी जिक्र किया उसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दे करके अध्ययन करिएगा। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था क्या है? द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो हमने कल आपको बताया था कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होती है। एक चौथी अवस्था होती है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा के बारे में अध्ययन नहीं दिया है, लेकिन हम लोग जो है बता दिया आपको कि चौथी अवस्था भी प्लाज्मा की खोजी गई है। तो हम लोग पहले ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठोस क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों क्या हो, निश्चित हो। यानी कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार क्या हो, निश्चित हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठोस कहते हैं। जैसे ये देखें ध्यान से, ये हमारा डस्टर है, इसका आयतन और आकार निश्चित है। इस पर यदि हम दाब भी डालें, यदि हम दाब डालते हैं तो ये जो है संपीड़ित नहीं होता है, नहीं इसके आकार को हम चेंज कर सकते हैं। यानी बहुत अधिक, यानी इसमें इसकी एक जो निश्चित सीमा है, उस सीमा से अधिक दाब डाल देंगे तो कोई भी वस्तु परिवर्तित हो जाती है। लेकिन उस सीमा से कम, यानी कि अल्प दाब डाला जाए और अल्प दाब डालने के बाद यह परिवर्तित नहीं होता है, तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ठोस है। तो ठोस की यह परिभाषा थी कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन तथा आकार निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे आप ईंट है, पत्थर है, या कोई वस्तु ऐसी है जिसको आपको छूने पर जो है दृढ़ता का अनुभव होता हो, तो आप क्या है, ठोस है। अब जो ठोसों के गुणधर्म के बारे में, ठोस में कौन कौन से गुण होते हैं, तो पहला लिखा है ठोसों में अणुओं की व्यवस्था। ठोसों में वैसे तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय होता है और एक क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो हम बस ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ठोस के अणुओं के बीच अंतराणविक अवकाश यानी अंतराकणीय स्थान बहुत कम होने के कारण वे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे, यानी ठोसों में अणुओं की जो व्यवस्था होती है नियमित होती है और उनके बीच क्रिस्टल जालक होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोसों में अणुओं की व्यवस्था जो निश्चित और नियमित होती है, इनके अणुओं के बीच क्रिस्टल जालक होते हैं। और ये कहें कि इनको गर्म करने पर प्रसार बहुत कम होता है, या ये जो प्रसारित नहीं होते हैं। ठोसों का आकार और आयतन, देखिए अंतराणविक कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वह बहुत कम होने के कारण और वह अपनी मान्य स्थिति से इधर उधर विस्थापित नहीं होते हैं, इसलिए उनका आयतन और आकार निश्चित होता है। तीसरा होता है संपीडितता का गुण। हमने आपको अभी बात किया था कि संपीडितता का मतलब होता है इसको दबाना। दबाने के बाद यदि यह अपने आकार में परिवर्तन कर दे या इसका आकार बढ़ जाए या घट जाए तो उसको हम संपीडित कहेंगे। लेकिन इसमें संपीडितता का गुण नहीं होता है, क्योंकि इस पर आप दाब डालेंगे तो दाब के परिणाम स्वरूप इसके आयतन और आकार में वृद्धि नहीं होगी या परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि यह क्या है, असंपीड्य है, यानी संपीडित नहीं होता है। गर्म करने पर प्रसार, हमने आपको बताया कि ठोस में जो है गर्म करने पर प्रसार बहुत कम होता है। होता तो है लेकिन प्रसार बहुत कम होता है, क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं वे जो है आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। जब हम गर्म करते हैं तो उनके कण अपने स्थान से विस्थापित नहीं होते हैं, वे अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन कर सकते हैं या उनके आयतन में, उनके आकार में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ठोसों को बहुत अधिक गर्म करने पर अल्प प्रसार होता है। अब घनत्व की बात करते हैं तो ठोस के जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। जब बहुत पास पास होंगे अंतराणविक अवकाश या अंतराकणीय व्यवस्था या अंतराकणीय जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम होने के कारण इनका घनत्व जो होता है द्रव और गैसों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है।
द्रवावस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। द्रवावस्था क्या है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित परंतु आकार क्या हो, अनिश्चित हो, तो उसको हम द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे दूध है, पानी है, तेल है, जल है, ये जो है द्रव अवस्था है, द्रव्य की द्रव अवस्था है जिसमें आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। जैसे हम 1 लीटर जल लेते हैं, तो यदि हम जिस प्रकार के, जिस आकार के बोतल में भरेंगे तो आयतन तो परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि आयतन 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन होगा क्या, जिस आकृति आकार के बोतल में हम जल को भरेंगे वह जल का आकार यानी बोतल का आकार ग्रहण करेगा। जल जो होगा बोतल के आकार का हो जाएगा। यानी जो भी द्रव होते हैं उनके आकार चेंज किए जा सकते हैं लेकिन उनका आयतन चेंज नहीं किया, यानी कि परिवर्तित नहीं होता है। तो जिन पदार्थों के आयतन चेंज ना हो यानी परिवर्तित ना हो परंतु आकार यदि परिवर्तित होता है तो वह द्रव्य की द्रव अवस्था कहलाती है। अब इसके गुणधर्म भी हैं। द्रव्य के क्या गुणधर्म हैं? तो द्रव के अणु की व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो ध्यान से देखें, ठोस की अपेक्षा द्रव के अणु के मध्य की जो दूरी होती है, ठोस की अपेक्षा, ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं। जैसे हम ठोस में अगर अपनी अंगुली को जो है धंसाना चाहे तो आराम से नहीं खुजती है, लेकिन द्रव अगर 1 गिलास जल है उसमें आप अंगुलियों को डुबोना चाहें तो आराम से डूब जाती है। यानी कि उनके बीच जो अंतराणविक अवकाश है अधिक है, अंतराणविक जो दूरी है अणुओं के बीच की जो रिक्त स्थान है अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप वे क्या होते हैं, प्रसरित हो जाते हैं या उन स्थानों को ग्रहण कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, या आप ये भी कहें कि जब हम कोई विलयन बनाते हैं तो आयतन परिवर्तित नहीं होता है। आयतन इसलिए नहीं परिवर्तित होता है कि विलय के जो कण होते हैं, विलयन यानी जो जल के अणु हैं, कण हैं, उनके बीच स्थान जो होता है उनमें जाकर समाहित हो जाएंगे। जब उनके बीच जाकर समाहित हो जाएंगे तो आयतन नहीं बढ़ेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव के अणुओं यानी कि द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। अब देखेंगे द्रव का आयतन व आकार। तो ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान की बात कर रहे थे, अंतराणविक दूरी की बात कर रहे थे या अंतरकड़ी व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो अधिक होने के कारण उनका आयतन तो निश्चित होगा, उनका आयतन बदलेगा नहीं, क्योंकि अंतराणविक जो रिक्त स्थान है वो अधिक भले ही है लेकिन आयतन परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन आकार जो होता है परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि उसको हम जो क्या कर सकते हैं, जिस आकृति का चाहे उस आकृति में परिवर्तित कर सकते हैं। संपीड्यता का गुण की बात अगर करें तो द्रव अधिक संपीडित होते हैं क्योंकि ठोसों की अपेक्षा उनके अणुओं के बीच अंतराणविक जो अवकाश है, जो अंतराकड़ी व्यवस्था के बीच की दूरी है, जो कणों के बीच की दूरियां हैं, ठोस की अपेक्षा अधिक होती हैं, अर्थात उनमें संपीड्यता का गुण ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। प्रसरण की अगर बात करें तो जैसे हम एक ठोस पदार्थ ले लें, मान लीजिए कि ये ठोस है तो इसको आप रखेंगे तो यही रहेगा, लेकिन एक जल की बूंद गिरा दें तो वह जल की बूंद जो बहुत दूर तक प्रसरित यानी फैल जाती है। तो इससे तात्पर्य हमारा ये रहा कि द्रव के अणुओं के बीच क्या होता है, प्रसरण ज्यादा होता है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, गैसीय व्यवस्था के बारे में। ठीक, अब जो है गैसीय व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आयतन और आकार दोनों क्या अनिश्चित हो। जब आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा तो उसको हम जो है द्रव्य की गैस अवस्था कहते हैं। जैसे में अगर हम ले ऑक्सीजन O2 है, वायु है, H2 हाइड्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, ये N2 लॉफ्टिंग गैस जिसको कहते हैं, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इसको लॉफ्टिंग गैस कहते हैं। ये सभी क्या है,
गैसीय अवस्था है, द्रव्य की गैसीय अवस्था है, इनका द्रव्यमान तो बहुत कम होता है लेकिन आयतन ज्यादा होगा। और वायु की बात करते हैं, ये सभी गैसों का मिश्रण है, इसमें बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो ये गैस है। अब ये जो है गैसीय अवस्था के बारे में आपने पढ़ा कि जिनका आयतन और आकार दोनों क्या हो, अनिश्चित हो। अनिश्चित जब होगा आयतन और आकार तो वह द्रव्य की कौन सी अवस्था होगी, गैसीय अवस्था होगी। और गैसों के गुणधर्म के बारे में अगर हम पढ़ें तो जो स्टेप उनमें पढ़े उन्हीं के बारे में इसमें भी अध्ययन करना है, लेकिन उससे सीधे भिन्न है। जैसे गैस के अणुओं की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो गैस अणुओं के मध्य जो अंतराणविक जो बल है नगण्य है, अंतराणविक जो बल है वह नगण्य है और अंतराणविक का स्थान बहुत अधिक होने के कारण ये अनियमित रूप से सभी दिशाओं में क्या करते हैं, गति कर सकते हैं। एक जो आप प्रयोग करें, जैसे मान लीजिए कि जार में वो कांच का हो और कांच के जार में जो है कुछ धुएं के कण भर दें। धुआं जानते ही होंगे आप, धुआं का मतलब आ गया कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है। जैसे आप जो है धुआं कर दें उसके अंदर और जार के मुंह को बंद कर दें और उसके बाद धीरे से आप देखिए आराम से क्या हो रहा है। देखेंगे कि धुएं के कण जो एक नियमित अनियमित रूप से, एक नियम नहीं, उनका कोई नियम ही नहीं, कभी दाहिने तो कभी बाएं तो कभी राइट तो कभी लेफ्ट, यानी कि इधर उधर गति, यानी अनियमित रूप से गति करते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि अणु के बीच की जब दूरी अधिक होगी, कोई आकर्षण बल नहीं होगा, तो वह अनियमित रूप से क्या करेगा, गति करेगा। गैसों का आयतन और आकार जो है अनिश्चित होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनके बीच आकर्षण तो बल है ही नहीं और अंतराणविक दूरी बहुत अधिक है। तो जब अंतराणविक दूरी बहुत अधिक होगी और आकर्षण बल कम होगा तो वे गतिशील होंगे और गतिशील होकर के चारों तरफ गति करेंगे, जिसके कारण उनका आयतन और आकार अनिश्चित हो जाता है। संपीड्यता की बात करते हैं तो गैस के अणुओं के बीच अंतराणविक अवकाश या अंतराणविक दूरी बहुत अधिक होने के कारण इनमें जो संपीड्यता का गुण सबसे अधिक होता है। ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे अधिक और गैस में सबसे अधिक होता है। गतिज ऊर्जा की बात करें तो गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, अंतराणविक अवकाश बहुत अधिक होता है, इनको पर्याप्त स्थान मिलता है गति करने के लिए, जिसके कारण इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। घनत्व की बात करते हैं तो इनका घनत्व सबसे कम होता है। जैसे एक गुब्बारे में हवा भर दें, गुब्बारे का आकार बन जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा, उतने ही आकार का एक गुब्बारा ले और एक तरफ उतने ही आकार का जो एक छोटा सा बाट ले, छोटा सा ही बाट लेंगे तब भी उसके जो है वजन को संपन्न नहीं कर पाएगा। घनत्व बराबर होता है क्या है, पहले तो ये जाने घनत्व का मतलब क्या होता है। यहाँ देखें घनत्व मतलब हम लिख रहे हैं घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे क्या, आयतन। तो देखिएगा जो गैसें होती है उनका आयतन ज्यादा और द्रव्यमान कम होता है, जबकि ठोसों का द्रव्यमान ज्यादा और आयतन कम होता है। गैसों का द्रव्यमान उससे कम होता है और आयतन जो है ज्यादा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि घनत्व के अगर बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो गैस पहले आएगा, फिर द्रव आएगा और फिर क्या होगा, ठोस। यानी कि गैस का घनत्व सबसे कम है, द्रव का घनत्व उससे अधिक है और ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होता है। अब प्रसरण की बात करें तो जैसे आप जो है प्रसार की बात अगर हम करते हैं तो प्रसार सबसे अधिक भी होता है, गैस के अणुओं में प्रसार सबसे अधिक होता है। जैसे हम एक कमरे में जो है बैठे हुए हैं और एक सेंट की बोतल जो ले आकर के खोल देते हैं तो पूरा कमरा जो है सुगंधित हो जाता है। तो इससे स्पष्ट है कि जो गंध जो है एक छोटी सी डिबिया में बंद थी अब वह पूरे कमरे में फैल गई है, अर्थात प्रसरण उसका जो है ज्यादा हो गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ठोस में प्रसरण कम होता है, द्रव में प्रसरण ज्यादा होता है और गैसों में जो प्रसरण है सबसे अधिक होता है। अब इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे जो है इसी पार्ट से जो है अगली वीडियो हम अपलोड करेंगे। आप उसको लिए ध्यान से देखें और अपने घर पर रहकर ही जो है आराम से इसको पढ़ें। धन्यवाद।